जय हिंद। भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे भारतीय इतिहास के स्रोत, जो बिल्कुल विस्तार से थ्योरी पढ़े थे। और आप लोगों को मैं बताया था कि जब भारतीय इतिहास स्रोत के या कोई भी चैप्टर के जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो उस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे प्रमाणित स्रोत किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक स्रोत को। दोस्तों, मैं आप लोगों को जब पुरातात्विक स्रोत पढ़ा रहा था उसी समय पढ़ाया था आप लोगों को कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या होता है। तो अभिलेख आता है, सिक्के का आता है, अभिलेख सिक्के आते हैं, और हिंदू ग्रंथ आते हैं, जैन ग्रंथ आते हैं, बौद्ध ग्रंथ आते हैं। सब ये मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था पुरातात्विक स्रोत का चैप्टर, तभी मैं आप लोगों को पढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक स्रोत। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरालेख शास्त्र, यानी कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एपिग्राफ। पुरालेख शास्त्र को अभिलेखों के अध्ययन कहा जाता है। दोस्तों, जब मैं ये पढ़ा रहा था अभिलेखों का अध्ययन, उसी समय मैंने नोट डाल के आप लोगों से लिखवाया था कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि सिक्के के अध्ययन को हम लोग कहते हैं मुद्रा शास्त्र, यानी कि न्यूमिज मैट्रिक्स कहते हैं सिक्के के अध्ययन को। दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चुके हैं, जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, यूपी होम गार्ड हो गए, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, ये सभी प्रश्न उसमें आए हुए हैं। इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसे सफलता मिली थी? यानी कि जो अशोक के अभिलेख थे, सबसे पहले उसे किस लेखक ने पढ़ा था जिसे वो सफलता मिला था? यानी कि सबसे पहले किस किस लेखक ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी पुस्तक जिससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। दोस्तों, जब मैं आप लोगों को थ्योरी करा रहा था उस समय मैं बताया था कि राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का राज्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्लड़। कल्लड़ जो है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, आप लोगों को मैं बताया था कि इंडिका में किसके जीवन काल का वर्णन किया गया है, तो वो थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के जीवन काल का वर्णन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जी हैं जो इंडिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को अगले ही क्वेश्चन में कराया था, जब अभिलेखों का अध्ययन पूछा था उसी समय आप लोगों को बताया था कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिज मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, मैं जब पढ़ा रहा था उसी समय मैंने दो नोट्स डाल के लिखवाए थे। एक था, उसी में एक था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी कि जो चीनी यात्री था फहान, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम है विक्रमादित्य।
क्या नाम है? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फहान ने भारत आया था। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? यानी कि जो सती प्रथा चल रहा था उसका पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख को ही भानुगुप्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है? दोस्तों मैं जब लिखवा रहा था पुरातात्विक स्रोत, उसी समय मैं लिखवाया था हिंदू ग्रंथ के प्रमुख ग्रंथ लिखवाए थे हिंदू धर्म के, और उसी समय जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के लिखवाए थे। तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिपिटक हो गया, जातक कथा हो गया, ये सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म के ये प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? यानी कि हाथी गुफा अभिलेख है वो किसके शासक के विषय में जानकारी देता है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। खारवेल यानी कि कलिंग का राजा जो था उसके बारे में अभिलेख शासक के बारे में जानकारी देता है हाथी गुफा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? यानी कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता था उस समय उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? अब बंदरगाह आप लोगों को पता होगा कि जहाँ सामान जहाज आती हैं नदी के समुद्र के किनारे, जहाँ जहाज आती हैं रुकती हैं वहां से सामान लोड होता है अनलोड होता है, जहाँ पे रुकती हैं उसे ही बंदरगाह कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल था। क्या था? लोथल। अगला प्रश्न, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? दोस्तों हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित्र के रचयिता थे। अगला प्रश्न, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पुराणों की संख्या कुल 18 मानी जाती है जो प्रमुख हैं और पवित्र भी। अगला प्रश्न, जातक कथाएं किस महापुरुष के पूर्व जन्मों की कहानी बताता है? दोस्तों आप लोगों को पता है कि जातक कथा गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथ है, तो वो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पूर्व जन्मों की कहानियां उसमें दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन, यानी कि समुद्रगुप्त ने जितने विजय प्राप्त किए थे वह किस अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशास्ति। प्रयाग प्रशास्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया जाता है, यानी कि जितने युद्ध किया था, जितने में विजय प्राप्त किया था, वो प्रयाग प्रशास्ति में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के संगम साहित्य की भाषा क्या है? दोस्तों दक्षिण भारत की संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल। तमिल भाषा दक्षिण भारत की संगम साहित्य की भाषा है। अगला प्रश्न, साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों मैं जब पढ़ा रहा था उसी समय सबसे पहले जब मैंने इतिहास का परिचय दिया था उसी समय बताया कि साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को साहित्य का पिता कहा जाता है। और हेरोडोटस को साहित्य का पिता किसने कहा था ये भी मैं नोट में लिखवाया था। तो हेरोडोटस को साहित्य का पिता मेगास्थनीज ने कहा था। कौन कहा था? मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग, ये जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें इतिहास से ये सब इतिहास के जो भारत के स्रोत चैप्टर है उसमें ये सभी प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, इसीलिए मैं ये सब आप लोगों को करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है न कि प्रियदर्शी? दोस्तों अशोक का नाम सबसे पहले लोग ये प्रियदर्शी ही जानते थे क्योंकि अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक किसमें मिलता है? तो ये मिलता है
ऑप्शन नंबर बी, मास्की और गुज्जर अभिलेख में। मास्की और गुज्जर अभिलेख में अशोक का पूरा नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है और बाकी सभी में क्या मिलता था न, प्रियदर्शी मिलता था। प्रियदर्शी भी याद कर लेना दोस्तों, ये भी अशोक का एक दूसरा नाम है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीसुड़ु शर्मा। बीसुड़ु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? यानी कि सोने का सिक्का भारत में सबसे पहले किन शासकों ने जारी किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक्स जो थे वही सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए थे। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम वेद को। श्याम वेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जूनागढ़ जो अभिलेख है, एक बार पूछा था कि संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख कौन सा है। तो इसका ये भी प्रश्न बन जाएगा कि संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख कौन सा है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा जूनागढ़। और ये प्रश्न बना ही है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन जी का है। जूनागढ़ अभिलेख ही संस्कृत का पहला सबसे बड़ा अभिलेख है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिना कुछ सोचे कमेंट में जरूर पूछिए। और यह वीडियो आप लोग बिल्कुल विस्तार से और अच्छे तरह से समझ जाते हैं, देख लेते हैं तो ये जो चैप्टर है भारत के स्रोत, उस चैप्टर से इतना ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जो आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और आप लोगों को हर एक एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला वीडियो हम लोग का रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।